अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो एनिमल के अंदर होती है इस प्रोसेस को हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर हमने बाकी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, जैसा कि ओमनीवोरस, कार्निवोरस, fluid feeder, macrophagous nutrition, all of we have discussed in previous lecture। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले तो देखना है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर किस अंदाज से होती है। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इतना पता है कि पैरासाइट कोई भी वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर या उसके अंदर रहकर फूड हासिल करता है और उसको हार्मफुल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है उसके लिए, अपने होस्ट के लिए। इसके लिए अब डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़े से हिंट्स जो है वो हमने डिस्कस ज़रूर करने हैं कि पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स अपॉन और विद इन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ले रहा होता है वो होस्ट कहलाता है। अब ये पैरासाइट्स जो हैं ये दो अंदाज से रह सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। अगर वो किसी होस्ट के ऊपर रहकर अपनी फीड ले रहा है तो दैट इज एक्टोपैरासाइट, और अगर किसी होस्ट के अंदर मौजूद है, मसलन उसके इंटेस्टाइन के अंदर है या और किसी सिस्टम के अंदर है, तो दैट इज एंडोपैरासाइट। अब इस पैरासाइट की नेचर भी कुछ होती है। कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो महज अपनी होस्ट के ऊपर ही रह सकते हैं या उसके अंदर, अगर वो होस्ट से अलग कर दिए जाएं तो दे कांट सर्वाइव। सच नेचर ऑफ पैरासिटिज्म इज कॉल्ड ओब्लिगेट पैरासिटिज्म, या वो पैरासाइट जो अपनी होस्ट के बगैर नहीं रह सकता उसको हम क्या कहते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट। अब एक और पैरासाइट होता है जो अपनी होस्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है लेकिन उसके बगैर भी वो सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। सो बाय नेचर द पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप, obligate parasites and facultative parasites. Dear students, there are a lot of examples of parasites, ectoparasites and endoparasites. From your course, I will discuss a few in this lecture. फली एक खून चूसने वाला कीड़ा है, और लाइस आप लोग जानते हैं, ये जो जुएं वगैरह होती हैं, लाइस या लाउस, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो जुओं के हैं। फ्लीज जो हैं इनको पिस्सू भी कहा जाता है और ये खून चूसने वाला एक कीड़ा होता है। दीज टू एग्जाम्पल्स आर ऑफ एक्टोपैरासाइट्स, यानी फ्लीज और लाइस जो होती हैं ये एक्टोपैरासाइट हैं। अब ये कहां पे रहते हैं, इन दी फर एंड फीदर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फर एंड व्हाट इज फीदर? जो मैमल्स हैं इनके ऊपर जितनी भी वो स्किन के ऊपर बालों की कवरेज होती है मजमूई तौर पर उसको हम लोग फर का नाम देते हैं। और फीदर्स, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते भी हैं कि फीदर्स किन के अंदर होते हैं। फीदर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट अमंग बर्ड्स। फीदर्स बर्ड्स के अंदर हैं और फर बाकी एनिमल्स के अंदर हैं। फर के अंदर होते हैं ये फ्लीज और लाइस, या बर्ड्स के फीदर के अंदर होते हैं। वहां क्या करते हैं, वहां बैठकर ये ब्लड को सक करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्ली जो है खून चूसने वाला कीड़ा है जिसको पिस्सू भी कहा जाता है। इसके बाद अगर दूसरी एग्जाम्पल को हम देखें जिसमें बड़ी मशहूर ज़माना एग्जाम्पल्स हैं, टिक्स एंड माइट्स, यानी पहले सेट के अंदर हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस की, फ्ली
एंड लाइस एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो टिक्स और माइट्स हैं ये भी एक्टोपैरासाइट्स हैं, लेकिन इनकी पहचान ये है दे आर नॉन ह्यूमन मैमिलियन पैरासाइट्स, यानी आसान अल्फाज में इंसान के अलावा बाकी जितने भी मैमल्स हैं ये टिक्स और माइट्स उनके पैरासाइट्स हैं। अब ये टिक्स जो होती हैं इसको चिचड़ी भी कहते हैं अपनी जबान के अंदर, इसको एक और लैंग्वेज के अंदर तोशक भी कहा जाता है, यानी इसके कॉमन नेम्स मैं आपको बता रहा हूं। टिक्स चिचड़ी भी कहा जाता है, तोशक भी कहा जाता है, और ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि क्या काम करता है, अरेक्निड से बिलोंग करता है। अरेक्निडा आर्थ्रोपोड की एक डिवीजन है, आर्थ्रोपोड की एक क्लास है, उससे बिलोंग करता है और फीड लेता है वार्म ब्लडेड एनिमल से। आई थिंक इतनी डिटेल इसके लिए काफी है, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है इसकी इतनी डिटेल। सो टिक्स और माइट्स आर लिविंग ऑन नॉन ह्यूमन मैमल्स। इसके बाद प्लांट्स के कुछ पैरासाइट्स के अगर एग्जांपल लें तो एफिड, लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे जब फ्लूइड फीडर की बात की, तो फ्लूइड फीडर है एफिड जो कि प्लांट का पैरासाइट है। वेयर इट लिव्स, चूंकि इसने सक करना होता है अपने स्टाइलेट के जरिए लिक्विड फॉर्म के अंदर वो जूस जो फ्लोएम के जरिए ट्रांसलोकेट किया जा रहा होता है, सो ये लीव्स को या स्टेम्स को अपना निशाना बनाता है और लीव्स और स्टेम्स से वो फ्लूइड जूसेस को सक करता है। अब इस तरह से एक और एग्जांपल है एनिमल के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपने फाइलम एनिलिडा के अंदर पढ़ा है लीच, जिसको जोंक भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लीच जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पाई जाती है, लिहाजा ये एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर भी पैरासिटिज्म करती है और ये ट्रस्टियल एनिमल्स के ऊपर भी पैरासिटिक अटैक कर जाती है और इसने भी ब्लड सक करना होता है। सो लीच, जिसको आप लोगों ने हरिडो मेडिसिनेलिस के नाम से याद किया था चैप्टर नंबर 10 के अंदर, हरिडनिया क्लास से बिलोंग करता है और फाइलम इसका है एनिलिडा। सो उर्दू में हम इसको जोंक कहते हैं। ये ब्लड सक करती है एक्वेटिक एनिमल से और ट्रस्टियल एनिमल से। यहां तक जितनी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की ये मुख्तलिफ किस्म के एक्टोपैरासाइट्स थे। आई हैव टोल्ड यू एक्टोपैरासाइट्स कौन है, जो होस्ट के ऊपर रहकर अपना फूड या अपनी फीड हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एंडोपैरासाइट्स की कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम अगर आए तो एंडोपैरासाइट्स असल कहां होते हैं, इनसाइड द होस्ट तो वो हैं, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट मैमल्स हैं खासतौर पर अगर उनके अंदर ज्यादा तौर पर एंडोपैरासाइट्स को देखा जाए तो वो इंटेस्टाइन के अंदर बैठे होते हैं। व्हाई दे आर लिविंग इनसाइड द इंटेस्टाइन, ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन होगा। इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट का होना इसलिए है क्योंकि इंटेस्टाइन इज द प्लेस फ्रॉम वेयर फूड इज एब्सॉर्ब्ड। आप लोगों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि स्टमक के बाद इंटेस्टाइन से फूड एब्सॉर्ब होना होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, तो उस जगह पे ये बैठे होते हैं, लिहाजा उन्हें वो जो फूड एब्सॉर्ब होना होती है सिस्टम के अंदर वो वहां पे अवेलेबल होती है और वहां से वो इसको इनटेक करना शुरू कर देते हैं। सो दे आर लिविंग मोस्टली इन द इंटेस्टाइन ऑफ देयर होस्ट। वहां से क्या करते हैं, एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जो स्टमक में डाइजेस्टेड फूड होती है आगे ट्रेवल करती है ब्लड में एब्सॉर्ब होने के लिए, उसको वहां से वो एब्सॉर्ब करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हियर इज एंटमीबा हिस्टोलेटिका। आप लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जिस अमीबा को पढ़ा है कि वो अमीबिक डाइसेंट्री काज करता है, ये उसी का नाम लिखा हुआ है। एंट अमीबा इन जनरल उसको कहा जाता है और कंप्लीट साइंटिफिक नेम जो है वो है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। एक ये एग्जांपल और एक टेप वर्म। आप लोगों ने फ्लैटेड वर्म्स को पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और फिर आपने नेमाटोड्स के अंदर राउंड वर्म्स को पढ़ा होगा। सो ऑल ऑफ these are the examples
ऑफ एंडोपैरासाइट्स। अब इन पैरासाइट का होना होस्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स या हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है, क्योंकि जब ये इंटेस्टाइन में बैठे हैं तो इनकी अपनी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो होस्ट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं और ओवरऑल होस्ट की वीकनेस का बायस बनती हैं। यही वजह है कि होस्ट के लिए पैरासाइट्स हार्मफुल होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां तक जो हमने डिस्कस किया है ओवरऑल, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, एक्टोपैरासाइट कौन है और एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को बड़ी ही डिटेल से डिस्कस किया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सवाल यह है कि डाइजेशन क्यों जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर सिंपल मल्टीसेलुलर और फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक आए तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हर सेल के लिए पॉसिबल फिर नहीं रह जाती। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी तो विसिनिटी के अंदर, उनकी पेरिफेरी के अंदर, उनकी एनवायरनमेंट के अंदर फूड अवेलेबल है। वो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के जरिए डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब कर लें या वो एंडोसाइटोसिस के जरिए अब्जॉर्ब कर लें, वो कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक पूरे प्रोसेस की जरूरत है, उनके लिए एक पूरे सिस्टम की जरूरत है। अदरवाइज वो तमाम तर सेल्स या वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज जो हैं जो डीपली बॉडी के अंदर लोकेटेड हैं, वहां तक फूड नहीं पहुंच सकेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ये है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है। सप्लाई चाहिए कई एक चीजों की, जैसा कि वाटर, ऑक्सीजन, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, vitamins and many inorganic materials. Now, how all of these substances can be available to the each and every cell of the body? So dear students, अगर हम एक जनरल तज्जिया करें तो सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर जो है वो कसीर मिकदार में प्लेंट्री ऑफ मटेरियल के तौर पर अवेलेबल है, यानी ऑक्सीजन भी इजीली अवेलेबल है और वाटर भी इजीली अवेलेबल है। अब बाकी जितनी चीजें आनी थी, शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, विटामिन्स, हाउ दे आर डिलीवर्ड, हाउ दे आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपनी एनवायरमेंट से नहीं लिए जा सकते, बिकॉज दे आर रेयर इन द इन्वायरमेंट। वो इस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत नायाब हैं, थोड़े पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उनका नायाब होना इसलिए डिपेंड करता है कि वो किसी और इनडायरेक्ट मेथड से इनटेक किए जाएं या लिए जाएं। सो दे आर अवेलेबल बाय द प्रोटीन्स, स्टार्चेस, फैट्स एंड मिनरल्स, यानी बाकी मटेरियल पानी और ऑक्सीजन के अलावा जितना भी लेना है उसको लेने के लिए प्रोटीन्स इनटेक करना, स्टार्च वगैरह को इनटेक करना, फैट्स को इनटेक करना और मिनरल्स को इनटेक करना जरूरी होगा। अगर ना किए गए तो ये बाकी फूड का मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। सो फॉर होल ऑफ दिस सप्लाई देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा। सबसे पहली चीज है इंजेशन। जनरली आप लोग जानते हैं कि किसी फूड आइटम को इनटेक करना, किसी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करना, ये पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं इंजेशन। यानी इंजेशन क्या है? टेकिंग ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स, ये पहला स्टेप है। डिटेल डिस्कशन जाहिर है इस चैप्टर के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करनी है। फिलहाल हम समरी देख रहे हैं किस चीज की, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस की।
सो इंजेशन के बाद नेक्स्ट चीज है उसकी ब्रेक डाउन करना, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन असल में क्या चीज है? दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। यानी फिर से सुन लें, डाइजेशन क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ना है। किस चीज के जरिए? डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के जरिए। नाउ दिस डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, ये डाइजेशन सेल की अंदर वाली साइड पे भी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी विद इन दी सेल, सेल की मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्रॉस करके मटेरियल साइटोप्लाज्म में मौजूद हो या बेशक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए, वहां पे जब इसकी ब्रेकडाउन की जाएगी, दैट इज इंट्रा सेलुलर विद इन दी बाउंड्री ऑफ सेल। सम टाइम ऐसे होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ल्यूमेन है, कैविटी है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो मटेरियल वहां पे डाइजेस्ट किया जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना यहां पे। इंट्रा सेलुलर का मतलब है एक सेल के अंदर की बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, इंट्रा, इनसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर, कुछ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन हो रही है तो वो इंट्रा क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाहिर है कैविटी है, एक ल्यूमेन है। उस ल्यूमेन के अंदर अगर एंजाइम्स आकर मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसे अब्सॉर्ब किया जाएगा, तो श्योरली दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके बाद थर्ड प्रोसेस है, अगर मटेरियल डाइजेस्ट किया गया है तो उसको अब एब्जॉर्ब करवाना है, सो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द थर्ड स्टेप और थर्ड प्रोसेस और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना जज़ब करने के मानी के अंदर आता है। सो दिस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेल्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ने के बाद जब तक वो सेल्स को या टिश्यूज को मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो तब तक फर्दर एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं चलाया जा सकेगा। सो ऑल ऑफ दिस डाइजेस्टेड मटेरियल शुड बी अवेल्ड टू द सेल्स एंड द टिश्यूज। सो हाउ दिस इज एब्जॉर्ब्ड एंड दिस इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड्स, समटाइम डायरेक्टली सेल्स के अंदर चला जाता है। सो ये तीसरा स्टेप था एब्जॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट चीज है एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब मटेरियल है, अब उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद एनर्जी लेनी है, क्योंकि एनर्जी मिलेगी यानी कि एटीपीज बनेंगे, तो ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म होगी। सो एसिमिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Assimilation, यानी in short words, this is the utilization of the product for production of energy. So dear students, अब इसके बाद आखिरी स्टेप जो है वो ये है कि जो मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका, एब्जॉर्ब हो चुका और जो मटेरियल एसिमिलेट हो चुका, वो तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म चलाने के अंदर बॉडी ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस सारे प्रोसेस के अंदर ऑल द इररेलेवेंट मटेरियल दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द मेटाबॉलिज्म आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। दिस इज कॉल्ड इजेशन, यानी अनवांटेड मटेरियल का या अनडाइजेस्टेबल मटेरियल का बॉडी से एलिमिनेट कर देना, खारिज कर देना, निकाल देना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट हाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस डिटेल को जरूर तैयार किया होगा, सुना होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने
इनवर्टिब्रेट्स और प्रोटिस्ट और फर्दर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है कि उनमें कैसे डाइजेशन होती है। सो तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दें। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।